हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मित राजप्रीत के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से VMOU कोटा की जो BLI 01st बुक है उसके 4 चैप्टर पढ़ लिए थे। और 5वें चैप्टर के भी कुछ टॉपिक हमने पिछली कुछ वीडियो के अंदर देख लिए हैं। यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। हम पढ़ रहे थे जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत, UK और USA के राष्ट्रीय पुस्तकालय कार्य और उनका वर्णन, जिसमें हमने भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय इसको हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे UK का राष्ट्रीय पुस्तकालय। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। हमने देख लिया था भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे UK का राष्ट्रीय पुस्तकालय। ये सारी चीज़ें हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर देख ली थी, तो यदि आप इन्हें देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है UK का राष्ट्रीय पुस्तकालय। ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय या ब्रिटिश लाइब्रेरी नाम से जाना जाता है। अर्थात UK का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय उसका नाम क्या है? ब्रिटिश लाइब्रेरी। ये पहले किस नाम से जाना जाता था? ब्रिटिश म्यूजियम के नाम से। ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय ब्रिटिश लाइब्रेरी नाम से जाना जाता है। यह ब्रिटेन का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय पुस्तकालय का क्या नाम है? ब्रिटिश लाइब्रेरी, जो पहले किस नाम से जाना जाता था? ब्रिटिश म्यूजियम के नाम से। ब्रिटेन का राष्ट्रीय संग्रहालय और पुस्तकालय दोनों एक संस्था के रूप में लंदन में स्थित हैं। तो ब्रिटेन की लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? UK का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? लंदन के अंदर। आप VMOU कोटा का जो पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठाकर देखना, उनके अंदर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि UK की राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है, तो उसका आंसर होगा लंदन। आरंभ में यह 18वीं सदी में ब्रिटेन के एक चिकित्सक सर हेंसलोने की एक व्यक्तिगत संपत्ति थी। अर्थात जो UK का राष्ट्रीय पुस्तकालय है शुरू के अंदर किया था कि ब्रिटेन के एक डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, जिनका नाम था सर हेंसलोने। उनकी ये एक व्यक्तिगत संपत्ति थी। बाद में उन्होंने राष्ट्र के उपयोग हेतु सरकार को इसे बेच दिया था। ब्रिटिश शासन ने सन 1753 में एक अधिनियम पारित कर इसे एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में स्थापित कर दिया था। कब स्थापित किया? 1753 के अंदर। किसने? ब्रिटिश शासन ने। किसके लिए अधिनियम पारित कर इसे एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में स्थापित कर दिया था? ये पहले क्या था? तो ये पहले एक व्यक्तिगत संपत्ति था। किसकी था? ब्रिटेन के एक चिकित्सक थे जिसका नाम था सर हेंसलोने। उसके बाद में ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटिश शासन ने क्या किया कि 1753 के अंदर एक अधिनियम पारित कर इसे राष्ट्रीय संस्था के रूप में स्थापित कर दिया। फिर ये ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी बना और उसके बाद में इसका नाम बदलकर ब्रिटिश लाइब्रेरी नाम से जाना जाता था। और ये कहाँ पर है? तो ये लंदन में है। प्राचीनता और विशालता की दृष्टि से ये विश्व का दूसरा महाराष्ट्रीय पुस्तकालय है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो यदि हम प्राचीन दृष्टि से देखें और
विशाल दृष्टि से देखें तो विश्व का दूसरा महाराष्ट्र पुस्तकालय कौन सा है? तो यूके का ब्रिटिश लाइब्रेरी पुस्तकालय। और यदि पहला पूछे तो पहला है यूएसए का। पहला यूएसए की जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी है वह विश्व की पहली और सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। और दूसरा यूके का। ब्रिटिश शासन ने सन 1967 में इसके पुनः संगठन पर विचार करने के लिए एक समिति गठन की थी। कब? 1967 के अंदर। समिति के स्तुति के अनुसार 1953 में इसका पुनः संगठन किया गया। अर्थात 1967 में ब्रिटिश शासन ने इसके पुनः संगठन पर इसे पुनः व्यवस्थित करने के लिए एक समिति गठित की। और उस समिति ने 1973 के अंदर 73 के अंदर इसका पुनः संगठन किया। पहले ये विद्यमान नियमित 4 स्वतंत्र पुस्तकालय संगठनों को मिलाकर ब्रिटिश लाइब्रेरी नाम से एक नया संगठन बनाया। अर्थात पहले से जो 4 ब्रिटिश के अंदर 4 स्वतंत्र पुस्तकालय संगठन थे उनको मिलाकर ब्रिटिश लाइब्रेरी नाम से एक नया संगठन बना दिया गया। अर्थात 1967 के अंदर ब्रिटिश शासन ने जो यूके का राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसके संगठन पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की, जिस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1973 के अंदर पेश की तथा इसका पुनः संगठन किया गया। उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश के अंदर जो पहले से 4 स्वतंत्र पुस्तकालय संगठन थे उनको मिलाकर ब्रिटिश लाइब्रेरी नाम से एक नया संगठन बना दिया। 4 कौन कौन से थे? द ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी, द नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी, द ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी और चौथा था द ऑफिस ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। तो 4 स्वतंत्र जो पुस्तकालय संगठन थे कौन कौन से थे? ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी, नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी और ऑफिस ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। तो BM अर्थात ब्रिटिश म्यूजियम, नेशनल फिर सेंटर, फिर ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी और फिर ऑफिस ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन, इन चारों को मिलाकर ब्रिटिश लाइब्रेरी नाम से एक नया संगठन बना दिया। कब बनाया? 1973 के अंदर इन सबको मिला दिया गया। सन 1982 में इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी तथा सन 1963 में नेशनल साउंड आर्काइव्स को भी इसमें शामिल कर दिया गया। अब देखो ये 4 लाइब्रेरी कब मिली? 1973 के अंदर। और 1982 में जो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ पर है? ब्रिटेन के अंदर। अर्थात जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके बाद में सन 1867 के अंदर ब्रिटेन के अंदर एक इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। किस कारण की गई थी? क्योंकि जो इंडिया के अंदर कोई भी बुक पब्लिश हो उसको चेक करने के लिए पहले इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी ब्रिटेन में भेजा जाता था ताकि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किसी किताब में कोई लिखा ना हो। यदि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किसी भी किताब में कुछ लिखा होता तो ब्रिटिश सरकार उन्हें पब्लिश करने से रोक देती। उन्हीं पुस्तकों को प्रकाशन के लिए वापस इंडिया भेजा जाता था जिनके अंदर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कुछ लिखा ना गया हो। तो 1867 में बनी थी इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, उसको भी सन 1982 में तथा 1963 के अंदर नेशनल साउंड आर्काइव्स को भी इसमें शामिल कर दिया गया। इस पुस्तकालय के संचालन के लिए एक बोर्ड है, अर्थात यूके का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसके संचालन के लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसमें क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा, 3 विभागों के निदेशक होंगे तथा 9 सदस्य होते हैं। अर्थात जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूके है उसके संचालन के लिए एक बोर्ड का निर्माण किया गया। इस बोर्ड के अंदर एक तो अध्यक्ष होगा इसका, ठीक है, एक अध्यक्ष होगा,
और 3 विभागों के क्या होंगे, निदेशक होंगे और 9 सदस्य होंगे। टोटल कितने हुए, 13। ठीक है, जिन्हें ग्रंथालय, वित्त, उद्योग, विश्वविद्यालय तथा प्रशासन का अनुभव होता है। ये व्यक्ति कौन होंगे, जिसको लाइब्रेरी का ज्ञान हो, वित्त, उद्योग, विश्वविद्यालय तथा प्रशासन का अनुभव होता है, उन्हीं व्यक्ति को इस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूके के संचालन के लिए बोर्ड के सदस्यों के रूप में शामिल किया जाएगा। फिर है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूके के की जो लाइब्रेरी है, जो विभाग है, उसके क्या क्या कार्य हैं। ब्रिटिश पुस्तकालय के निम्नलिखित विभाग हैं। कौन कौन से विभाग हैं, विज्ञान, तकनीकी और उद्योग विभाग। यहाँ पर देखो जो 4 थे ना, ये स्वतंत्र पुस्तकालय, चौथा था साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे यही है कि ब्रिटिश विज्ञान, तकनीकी और उद्योग विभाग, एक तो ये विभाग है। दूसरा है मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग। थर्ड है वाणिज्य में सूची सेवा विभाग। 3 विभाग दिए हैं यहाँ पर। पहला है विज्ञान, तकनीकी और उद्योग विभाग। ब्रिटिश पुस्तकालय का यह विभाग विज्ञान, तकनीकी तथा उद्योग में अध्ययन, शोध एवं उसके विकास के लिए गहन साहित्यिक स्रोतों को उपलब्ध कराता है। अर्थात ये जो विभाग है जिसका नाम है विज्ञान, तकनीकी और उद्योग विभाग, इसका क्या कार्य है कि ये जो भी नई तकनीक या शोध या विज्ञान से संबंधित या उद्योग से संबंधित कोई भी अपडेट आती है, उसके विकास के लिए गहन साहित्यिक स्रोतों को उपलब्ध करवाता है। दूसरा है विभाग, उसका नाम है मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग। ब्रिटिश पुस्तकालय के इस विभाग में कुछ पुस्तकें संदर्भ के लिए तथा कुछ विशेष लोन के लिए होती हैं। अर्थात जो ह्यूमनिटी या सोशल साइंस विभाग है, उसमें क्या होता है कि उस विभाग के अंदर कुछ पुस्तकें संदर्भ के लिए, संदर्भ क्या होता है, रेफरेंस, जिसको हम जो BLIS 06 और 7 के अंदर बुक 0607 है, वो संदर्भ सेवा उसी से संबंधित है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश पुस्तकालय के इस विभाग में कुछ पुस्तकें संदर्भ के लिए तथा कुछ विशेष लोन के लिए होती हैं। किसमें, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग के अंदर। इस विभाग का उपयोग शैक्षणिक अध्यापक भी करते हैं, स्नातकोत्तर विद्यार्थी अर्थात जो मास्टर डिग्री करते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष भी करते हैं, सूचना वैज्ञानिक, पत्रकार तथा अन्य खोजी प्रकृति के व्यवसायी पाठक पत्र के आधार पर कर सकते हैं। अब देखो इस विभाग का उपयोग कौन कौन कर सकता है। एक तो शैक्षणिक अध्यापक, टीचर कर सकता है, स्टूडेंट कर सकता है, लाइब्रेरियन कर सकते हैं, सूचना वैज्ञानिक कर सकता है, पत्रकार कर सकता है, और अन्य भी जो नेचुरली खोज करते हैं वो व्यवसायी पाठक पत्र। जो प्रकृति, जो नेचुरल रिसर्च करते हैं वो व्यवसायी पाठक पत्र रीडर पास के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस विभाग के निम्नलिखित 5 घटक हैं। कौन से विभाग के लिए, मानविक तथा सामाजिक विज्ञान विभाग के 5 घटक हैं। कौन कौन से, संकलन विभाग, लोक सेवा विभाग, विशेष संकलन विभाग, नेशनल साउंड आर्काइव विभाग और संरक्षण विभाग। मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग के कितने घटक हैं, 5 घटक हैं। कौन कौन से, संकलन विभाग, पहला है संकलन, दूसरा है लोक सेवा, थर्ड है विशेष संकलन, चौथा है नेशनल साउंड आर्काइव विभाग और 5वां है संरक्षण विभाग। इन विभागों को एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो इन विभागों के आप ये चरण जरूर याद रखना। फिर है जो 3rd विभाग है, उसका नाम है वाणिज्य में सूची सेवा विभाग।
हमने इससे पहले 2 विभाग पढ़ लिए। एक था विज्ञान तकनीकी और उद्योग विभाग, दूसरा मानवीय तथा सामाजिक विज्ञान विभाग, और थर्ड है वार्डगम्य सूची सेवा विभाग। वार्डगम्य सूची क्या होती है? ये हम जब वार्डगम्य सूची इसको हम जब पढ़ेंगे इंडेक्सिंग पर इंडेक्सिंग, तब इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या होती है। अब इसमें सिर्फ इसकी बेसिक जानकारी की वार्डगम्य सूची विभाग। ब्रिटिश पुस्तकालय का यह विभाग, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी BNB, क्या BNB, बी मतलब ब्रिटिश, एन मतलब नेशनल, बी मतलब बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन करता है। वार्डगम्य सूची सेवा विभाग किसका प्रकाशन करता है? BNB का। ब्रिटिश पुस्तकालय का यह विभाग ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन करता है। एग्जाम के अंदर बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि BNB का प्रकाशन कौन करता है? तो वार्डगम्य सूची सेवा विभाग। कॉपीराइट एक्ट 1911, जो कि ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट 1972 के द्वारा संशोधित किया गया। अर्थात पहले कॉपीराइट एक्ट आया था 1911 के अंदर, और उससे सन 1972 के अंदर ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट के द्वारा संशोधित कर दिया गया था। उसके अंतर्गत ब्रिटेन में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की एक प्रति इसको निःशुल्क प्राप्त होगी। अर्थात जो कॉपीराइट एक्ट 1911 था, उसे उसके बाद में 1972 के अंदर संशोधित कर दिया गया था, जिसे ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट कहा गया। उसमें यह कहा गया था कि जो भी ब्रिटेन के अंदर किसी पुस्तक का जो प्रकाशित होगी, उसकी एक कॉपी इसको निःशुल्क प्राप्त होगी, इसको वार्डगम्य सूची सेवा विभाग को। यह विभाग BNB का प्रकाशन नियमित रूप से करता है। BNB के अतिरिक्त यह विभाग अनेक प्रकार की मुद्रित एवं माइक्रोफिल्म्स की वार्डगम्य सूचियाँ भी तैयार करता है। BNB के अलावा यह विभाग क्या करता है कि अनेक प्रकार की जो मुद्रित माइक्रोफिल्म की वार्डगम्य सूचियाँ भी तैयार करता है। कौन करता है? वार्डगम्य सूची सेवा विभाग। ब्रिटेन का राष्ट्रीय पुस्तकालय, जिसका नाम क्या है? ब्रिटिश लाइब्रेरी, विश्व का महानतम और आधुनिकतम पुस्तकालयों में से एक है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकालय है। पहला कौन सा था? USA का लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। यह पुस्तकालय सूचना विज्ञान के शोध को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभा रही है। पुस्तकालयों में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से भी यह विश्व को पथ प्रदर्शित कर रहा है। कौन सा? ब्रिटिश UK का राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो आज हमने पढ़ा UK का राष्ट्रीय पुस्तकालय, जिसमें हमने देखा कि इसका नाम ब्रिटिश लाइब्रेरी है। इस राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम ब्रिटिश लाइब्रेरी है। यह लंदन में स्थित है। यह पहले क्या था? 18वीं सदी में एक व्यक्ति थे। ये एक व्यक्तिगत संपत्ति थी। किसकी थी? तो ब्रिटेन के एक चिकित्सक थे, जिसका नाम था सर हेंसलो ने, और बाद उनकी एक व्यक्तिगत संपत्ति थी। बाद में उन्होंने इसको क्या सरकार को बेच दिया था। फिर ब्रिटिश शासन ने क्या किया कि सन 1953 के अंदर एक अधिनियम पारित कर इसे राष्ट्रीय संस्था के रूप में स्थापित कर दिया था, और यह दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन और विशालतम दृष्टि से राष्ट्रीय पुस्तकालय है। और 1967 में ब्रिटिश शासन ने इसके पुनः संगठन पर एक समिति गठित की थी, जिसने 1973 में इसका पुनः संगठन किया। और जो पहले से 4 स्वतंत्र पुस्तकालय संगठन थे, जिसका नाम था ब्रिटिश म्यूचुअल लाइब्रेरी, नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी और ऑफिस ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, उसको इसमें मिलाकर ब्रिटिश लाइब्रेरी नाम से एक नया संगठन बनाया गया। फिर हमने देखा था कि 1982 के अंदर जो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी थी, जिसकी स्थापना ब्रिटेन के अंदर 1867 में की गई थी, और 1963 में नेशनल साउंड आर्काइव को इसमें मिला दिया गया था। और इसके संचालन के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया, और जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 3 विभाग के निदेशक होते हैं और 9 सदस्य होते हैं, जिन्हें लाइब्रेरी का, वित्त का, उद्योग का, विश्वविद्यालय तथा प्रशासन का अनुभव होता है।
और अध्यक्ष तथा बोर्ड के 9 सदस्य अंशकालिक होते हैं। उन व्यक्तियों को इसका सदस्य बनाया जाता है। फिर हमने इस विभाग तथा कार्य देखे। हमने देखा था इसमें विभाग देखे, 3 विभाग देखे थे। पहला था विज्ञान तकनीकी और उद्योग विभाग, जो क्या करता है कि शोध से संबंधित जो भी विज्ञान तकनीक तथा उद्योग में जो भी नया नया शोध हो रहा है उसके विकास के लिए साहित्यिक स्रोत उपलब्ध करवाता है। फिर हमने देखा मानविक तथा सामाजिक विज्ञान विभाग, जिसमें इसमें पुस्तक संदर्भ के लिए तथा कुछ लोन के लिए होती हैं। और इसमें जो शैक्षणिक अध्यापक हैं या स्टूडेंट हैं या लाइब्रेरियन हैं या सूचना वैज्ञानिक, पत्रकार और अन्य भी जो भी नेचर रिसर्चर हैं, वो पाठ्यपत्र के आधार पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके हमने 5 घटक देखे: संकलन विभाग, लोक सेवा विभाग, विशेष संकलन विभाग, नेशनल साउंड आर्काइव विभाग और संरक्षण विभाग। फिर 3rd विभाग हमने देखा वार्ता में सूची विभाग, जो कि BNV का प्रकाशन करता है, जो कॉपीराइट एक्ट 1911 के अंदर था। उसको ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट 1972 के अंदर संशोधित किया गया था। और जिसमें क्या था कि ब्रिटेन के अंदर जो भी पुस्तक का प्रकाशन होगा उसकी एक कॉपी इसको निःशुल्क प्राप्त होगी। ठीक है। उसके बाद में BNB का प्रकाशन नियमित रूप से कराए वार्ता में सूची विभाग। और इसके अलावा भी यह मुद्रित और माइक्रोफिल्म की वार्ता में सूचियाँ भी तैयार कर रहे हैं। जो ब्रिटेन का राष्ट्रीय पुस्तकालय ब्रिटिश लाइब्रेरी, ये दुनिया का दूसरा सबसे विशाल और महानतम आधुनिक पुस्तकालय में से एक है। यह सूचना विज्ञान और शोध को प्रोत्साहित करने में भूमिका निभा रहे हैं। पुस्तकालय में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग में यह विश्व को पथ प्रदर्शित कर रहा है। तो ये था आज का हमारी क्लास। कल हम देखेंगे वो होगा USA का राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये हम देखेंगे कल वाली क्लास में। आज वाली क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो शुरू के अंदर मैंने बोला था कि आपको लास्ट के अंदर एक विशेष बात बताऊंगा, तो यह है कि यदि आप VMOU कोटा से बिलीव करें या किसी अदर यूनिवर्सिटी से बिलीव करें, और इसके अलावा यदि आप प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप कमेंट करेंगे उसके बाद में ही मैं इसी चैनल के माध्यम से क्लासिफिकेशन के अंदर कॉलम क्लासिफिकेशन और DDC कैटालॉगिंग के अंदर CCC और AACR की क्लासें इसी चैनल के पर अपलोड कर दूंगा। तो ये आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि यदि आपको क्लासिफिकेशन से संबंधित वीडियो चाहिए, क्लास चाहिए, यदि आप क्लासिफिकेशन सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं जल्द से जल्द उनकी क्लासें भी स्टार्ट कर सकूं। तो आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहें, हंसते रहें, पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। धन्यवाद।